नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास की रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार विकास किया गया, उनकी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। और पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट 1 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्थिति डिस्कस कर चुके हैं और भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आई यह भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। सरकार ने मार्च 1950 में एक प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया। 1950 में एक प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया, जिससे देश की भौतिक पूंजी और मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके, जिससे पता चले कि हमारे देश में कितनी भौतिक पूंजी है और मानवीय संसाधनों की क्या आवश्यकताएं हैं, इसका अनुमान लगाया जा सके। इनका अधिक संतुलित प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सके, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है उनका संतुलित रूप से प्रयोग किया जा सके। इसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। योजना आयोग इस बात की व्यवस्था करती थी कि किस देश के संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, मतलब किसी देश के संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, यह योजना आयोग बताती थी। योजना आयोग के कुछ सामान्य और कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं। कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, शॉर्ट टर्म लक्ष्य भी होते हैं, और कुछ विशेष लक्ष्य भी होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में प्राप्त करना होता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की थी। भारत में जो योजनाएं बनी वो कितने अवधि के लिए बनी? 5 वर्ष के लिए बनी, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। योजना आयोग के अंतर्गत 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहले राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव उत्पादन का विकास करना। सबसे पहले राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना इनका उद्देश्य था। दूसरा, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, सभी लोगों को रोजगार मिले, इसकी बात करते हैं। आय व संपत्ति की असमानता को कम करना, आय और संपत्ति के नाम पर जो असमानता, भेदभाव है उसको कम करना। समानता और न्याय पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें शोषण का अभाव है। वह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें समानता हो और न्याय हो और समाज में किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत में नियोजन के 4 उद्देश्य। भारत में नियोजन के 4 उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले वृद्धि, फिर है आधुनिकीकरण, फिर है आत्मनिर्भरता और अंत में समानता। वृद्धि, इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार, मतलब उत्पादन जो है पूंजी का अधिक भंडार होना चाहिए। परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार, जो परिवहन बैंकिंग है इसका भी विस्तार हो। साथ ही पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि हो, जो पूंजी हो मिले हमें और जो सेवाएं हो उनमें भी वृद्धि हो। दूसरे शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि से है, अर्थात जीडीपी में वृद्धि से है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। देश में जो हमें सकल घरेलू उत्पाद होता है वह विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। यह क्षेत्र है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इसमें वृद्धि की बात करते हैं। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य है। जो विकास की योजनाएं बनाई गई उसमें आधुनिकीकरण को भी महत्वपूर्ण माना गया, जिसका अर्थ है संस्थागत और संरचनात्मक आर्थिक गतिविधियों में इस प्रकार परिवर्तन लाना जिससे सामान्य और उपनिवेशी अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके। मतलब ऐसा आधुनिकीकरण करना जिससे जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो सामान्य थी पहले, उसमें प्रगति आए और हम आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। अब पढ़ते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचा जाए जिनका उत्पादन देश में संभव है। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्नों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। जैसे हम गेहूँ, चावल अपने देश में अत्यधिक उगा सकते हैं तो हम उसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें। आज के वैश्विक युग में कोई देश मुश्किल से ही सभी साधनों से संपन्न हो सकता है, परंतु इसे आत्मनिर्भर होना निश्चित रूप से आवश्यक है, ठीक है। भले ही हम जो है पूर्ण रूप से अपने देश में सारा सामान नहीं बना सकते, नहीं उत्पादन कर सकते, पर हमें जितना हो सके हम अपने देश पर ही निर्भर रहें।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता ही आधारित किया गया था। ठीक है, आत्मनिर्भरता को माना गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। मुख्य उद्देश्य समानता यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि से देश के निर्धन वर्ग को भी लाभ हो। समानता की बात करते हैं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि यह ज़रूरी है कि जो लाभ पहुंच रहा है वह सभी लोगों को हो, निर्धन लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे, केवल लाभ धनी लोगों तक सीमित न रहे। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। भले ही हम समृद्ध हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो, पर अगर गरीबों का विकास नहीं हो रहा, उन्हें समान रूप से सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही, तो हमारा विकास अपूर्ण रहेगा। प्रत्येक नागरिक को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हों। मतलब प्रत्येक नागरिक को जो है भोजन मिले, अच्छा आवास मिले रहने के लिए, शिक्षा मिले, अच्छी सेवाएं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं, यह आवश्यकताएं ज़रूर प्राप्त होने चाहिए, तभी जो है पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सही साबित होगा। अब हम पढ़ते हैं विकास की रणनीति और पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के समय अवधि भारत को खाद्यान्न की कमी, शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि को जो है सर्वोच्च रूप से प्राथमिकता दी गई है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया। उद्योगों पर विशेष बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास की दिशा में निरंतर प्रगति करना और आत्मनिर्भर बनना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास रखा गया कि आर्थिक रूप से हम विकास करते रहें। इसी प्रकार भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली है। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। थिंक टैंक के रूप में ये जो है सेवाएं प्रदान करेगा। अब हम पढ़ेंगे योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां कि जो ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उनका मुख्य उपलब्धियां क्या थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। सामाजिक न्याय की स्थापना, समाज में न्याय की स्थापना हुई। उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, जैसे गेहूं चावल में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होना, साक्षरता दर में वृद्धि होना, यातायात और संचार साधनों का विकास होना, यह इन योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ इनकी कुछ असफलताएं भी हैं, जैसे असंतुलित विकास हुआ है, कई राज्यों का विकास अत्यधिक हुआ है, कई राज्यों का विकास बहुत ही कम हुआ है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है विकास, ये योजनाएं जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ी है। विकास की गति जो है धीमी थी। धन का असमान बंटवारा हुआ, धन का जो है असमान रूप से बंटवारा है। कीमतों में वृद्धि, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जनता की भागीदारी का अभाव, जनता की जो है भागीदारी का अभाव है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारत को अनेक सामाजिक समस्याएं विरासत में मिली। उनका समाधान करने के लिए भारतीय नेताओं ने कुछ लक्ष्य निश्चित किए और उनको प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाई। ठीक है, भारतीय नेताओं ने इनको प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ भी बनाई। भारत के नेताओं ने भारत के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। भारत के नेताओं ने भारत के विकास के लिए किसको चुना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। पिछले कुछ वर्षों में कुछ सफलताएं भी मिली हैं। जो विकास की रणनीतियाँ बनाई गई, इससे कुछ सफलताएं भी मिली हैं, परंतु वह सफलताएं पूर्ण नहीं हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि विकास के लिए जुटाई गई राशि का एक बड़ा भाग मध्यम एजेंसी और सरकारी अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विकास के लिए जो राशि जुटाई जाती है वह अधिकतम बिचौलिए लोग जो होते हैं, मध्यम एजेंसी और सरकारी अधिकारी हड़प लेते हैं। पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों का अर्थव्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण होता जा रहा है। आज के समय में क्या है, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का अत्यधिक नियंत्रण हो गया है। इसके लिए सरकार को प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना है। अगर हमें अपने देश में विकास पूर्ण रूप से करना है, सही तरीके से करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को प्रशासनिक ढांचे में, प्रशासन में जो है सुधार करना आवश्यक है।
सरकार को चाहिए कि विकास की नीतियों को कठोरता से लागू कराए, कि जो भी वह विकास की नीतियाँ बनाती है उसे कठोरता से लागू करवाए और धन के दुरुपयोग पर रोक लगाए। तभी देश का उचित रूप से विकास हो सकेगा। मतलब सरकार को इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे भारत का विकास पूर्ण रूप से हो सके। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।